नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं सर, लेकिन ईरान के हालात तो लगातार खराब होते जा रहे हैं। और अब खबर ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को उनकी आर्मी के कमांडर्स ने ब्रीफ किया है, ऑप्शंस बताए हैं ईरान पर हमले को लेकर। और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया है कि हम मदद करने को तैयार हैं ईरान के लोगों की। तो आपको लगता है कि अगले कुछ घंटे बड़े क्रूशियल हो सकते हैं? क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप ने मन बना लिया है हमला करने का? क्योंकि कहा यही जा रहा है कि अंतिम फैसला प्रेसिडेंट ट्रंप को ही लेना है। जी हाँ, अमेरिका में तो हमेशा अंतिम फैसला प्रेसिडेंट को ही लेना पड़ता है, क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर भी हैं और देश के राष्ट्रपति भी हैं। तो ऑब्वियसली वो तो उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। कांग्रेस चेक एंड बैलेंस के लिए है। डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली प्रेसिडेंट की होती है। जहाँ तक अमेरिका का ईरान में इंटरवेंशन का सवाल है, देखिए इसकी भूमिका तो बहुत पहले से बन रही है। राइट फ्रॉम डे वन, जब 1979 में, जब 79 में, जब शाह वहां से भागे छोड़ करके मैदान, और खमैनी की जो वहां पर एंट्री हुई फ्रांस से, पेरिस से, तब से वो उनके दिल में खटक रहा है, क्योंकि ईरान स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए। एक तरह से वो उसके पूरे रास्ते खोल देता है। जो बोलते हैं की थ्योरी है कि पावर फ्लोज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ईरान में अगर उनका दबदबा रहता है तो रशिया, चाइना दोनों के ऊपर उनका पूरा का पूरा कंट्रोल आ जाता है। और ये जो सेंट्रल एशियन रीजन है वो रिसोर्स रिच रीजन है। बहुत सारे रिसोर्सेज यहाँ पर हैं जो कि उसको फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी कोई नई बात नहीं थी। और इसमें उसकी पूरी मदद कर रहा है इजराइल, क्योंकि इजराइल का जो रीजन था कि ये जो हमास को सपोर्ट कर रहे थे, हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहे थे, सीरिया को, बसत को सपोर्ट कर रहे थे। तो इन सब चीजों की वजह से इजराइल तो उसका नंबर वन दुश्मन था ही। और उसने करीबन पिछले 15 साल से उसके पूरे न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर नजर लगाया हुआ था। हर समय रेगुलरली उसको मारता था। पहले उसने सारे साइंटिस्ट उसके ऊपर वाले उड़ा दिए, फिर उनका प्रोजेक्ट इंचार्ज ब्रिगेडियर साहब थे उनको भी उड़ा दिया उसने, और उसके बाद फिर मिलिट्री लीडर्स को मारना शुरू किया। अगर आपको ध्यान हो तो आईआरजीसी के कमांडर जो थे उनको भी मारा। फिर सीरिया में जो 5 जनरल, दो जनरल और बाकी ब्रिगेडियर्स मरे थे, वहां भी मारा। तो ओवरऑल एक तरह से समझ लीजिए, अगर ये ऑपरेशन होगा तो ये इजराइल अमेरिका कंबाइंड ऑपरेशन होगा। और इसमें भी लेकिन डिफरेंस ये होगा कि अब अमेरिका लड़ाई नहीं करना चाहता परमानेंट तौर पे। अब वो हिट एंड रन वाली टैक्टिक्स अप्लाई कर रहा है। वेनेजुएला में गया, वहां पे धोखा ठाकी की उसने, प्रेसिडेंट को उठाया, और अपना जो है रूल और दबदबा इनडायरेक्टली वाइस प्रेसिडेंट के थ्रू अब वो चला रहा है। और जो वाइस प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट बन गई डेल्सी, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मुझे नजर आता है कि वो जाएगा, ठोकेगा, खुमैनी भागेगा, और ये जो है रजा पहलवी को वहां से उड़ा के ले आएंगे अमेरिका से, जो कि शाह के लड़के हैं, प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस बोल लीजिए उनको। और अभी आप देख भी रहे हैं कि वो इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, भड़का रहे हैं वहां के लोगों को, या आप लोग प्रोटेस्ट करिए, हम आपके साथ हैं, फलाना ढिमकना। और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसको ऐड कर रहा है कि भाई अगर प्रोटेस्टर्स को आप गोली मारोगे तो मैं इंटरफियर करूंगा। तो एक तरह से उसने भूमिका बना ली है कि अगर आप प्रोटेस्टर्स के खिलाफ वो करोगे तो मैं एंट्री करूंगा। और ईरान ने अभी क्या किया है, ईरान ने पूरा आईआरजीसी को खुली छूट दे दी है कि प्रोटेस्ट को किसी भी तरह से दबाना है, जिसकी वजह से काफी डेथ्स हो रही हैं, वहां पे लोगों को मारा जा रहा है। एक ब्रूटल क्रशिंग हो रही है प्रोटेस्टर्स की, क्रांतिकारियों की। अब होगा होगा क्या कि अब उसको पूरा रीजन मिल गया है कि उसकी जो एक अमेरिका की एक जो इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसमें वो बोलता है कि विश्व शांति के लिए वो किसी भी जगह पर एंटर कर सकता है, और अपने इंटरेस्ट के लिए। उसके तो इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट है वहां पे ईरान में। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। कुछ ऐसे रिपोर्ट्स भी मिली हैं कि उसने अपने जो बेसेस है वहां पर उनको स्ट्रांग बना दिया है। इस समय आपको मैं बताऊं, करीब 50,000 ट्रुप्स अमेरिका के पूरे वेस्ट एशिया में, अलग अलग कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, इन जगहों पर मौजूद हैं।
तो और उनके टोटल मेरे ख्याल से 34 बेसेस हैं, 35, उसमें से 7 मेजर बेसेस हैं। और उसके अलावा सेंट्रल कमांड के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो अपने आप में फ्लोटिंग बेस होते हैं, कि पता भी नहीं चलता है कि कहाँ पर हैं इस समय, कहाँ किस समय है। तो ओवरऑल देखा जाए अगर, तो वो लोग इस समय बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति में है कुछ भी करने के लिए ईरान के। और पाकिस्तान जो पहले उनके साथ उतना अच्छा रिलेशन नहीं था अमेरिका का, उधर भी उसने अपना एक बेस बना लिया है। पसनी में भी तकरीबन लोग बोलते हैं कि उसका कंट्रोल हो गया है। 100% यकीन से तो नहीं कह सकते, लेकिन नूर खान के बारे में ये जरूर बोला जा रहा है कि अमेरिका ने वहां पे अपनी प्रेजेंस दर्ज कर दी है। तो एक तरह से अब पाकिस्तान भी यूज होगा इस कार्रवाई के लिए अगर ऐसा कुछ होता है। ईरान की जो ताकत है काफी हद तक तोड़ दी गई है। सर पिछले साल जून महीने में 12 दिन तक तो हमला किया है ना इजराइल ने और अमेरिका ने, दोनों ने मिलकर। बिल्कुल। इस समय उसकी जो हालत है ईरान की काफी कमजोर पहले से ही थी, एक्सटर्नल हालत लड़ाई लड़ने की, अब दूसरी जो है इंटरनल। और सब मैं ये आपको बताऊं, देश एक्सटर्नल लड़ाई से कम गिरता है, इंटरनल लड़ाई से ज्यादा गिरता है। और इस समय वहां पे जो जेन जी है वो एक्टिव है। और जेन जी को आपको पता है क्या करते हैं वो, एक बार उनके उनके अंदर तो एक बार नशा आ गया तो बांग्लादेश का जो हाल हुआ है वही हाल यहाँ हो सकता है। तो उस तरह की जो नेपाल में जो हुआ वही हाल यहाँ हो सकता है, श्रीलंका में जो हुआ वही हाल यहाँ हो सकता है। 1979 का जो रेवोल्यूशन था और इस रेवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा फर्क है। और वो फर्क है कि 1979 में एक पार्टी बेस्ड वहां पे रेवोल्यूशन हुआ था, यानी कि नेशनलिस्ट पार्टीज, कम्युनिस्ट पार्टी, इस तरह के लोगों ने मिलकर के, रिलीजियस पार्टीज, उन्होंने मिलकर के ये एक रेवोल्यूशन खड़ा किया था जिसमें बिजनेसमैन का बहुत हाथ था। इस बार क्या है कि वो सब खत्म है। इस बार जेंजी ज्यादा बढ़ चढ़ के बाहर आ रही है। और एक ही चीज कॉमन है उसमें और इसमें, कि ये इस बार भी बिजनेसमैन इनके साथ हो गए हैं। और उसका कारण ये है कि ईरान की जो इकोनॉमी है बुरी तरह से पिट गई है। उनकी हाइपर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन नहीं है, हाइपर, जैसे आपने हाइपर मार्केट सुना है ना, हाइपर हाइपर मिसाइल सुनी है, तो ये अब उस लेवल पे वहां पे इन्फ्लेशन आ गया था। 1.4 टू 1.7 मिलियन रियाल का डिवैल्यूएशन हुआ था। इतना बड़ा डिवैल्यूएशन होने के बाद ना वहां के लोगों को खाने के लिए, ना बिजनेसमैन को पैसा है बिजनेस करने के लिए, इसलिए बिजनेसमैन भी इनके साथ जुड़ गए। एक बार बिजनेसमैन जुड़ जाता है तो आपकी आर्थिक जो हालत होती है वो भी डमाडोल हो जाती है। ये तो रही बात ओवरऑल। अब इसमें जो पहले अपॉर्चुनिटी ले लेगा वो अगले कुछ सालों तक इस रीजन को कंट्रोल करेगा। ऐसे समय में जो हालत जिसकी है कि जो इसको कंट्रोल कर सकता है वो 3 लोग हैं, चाइना, रशिया और अमेरिका। भारत इनवेरिएबली आपको पता है कि हम दूसरों के देश में, दूसरे देश में हम इंटरफेयर नहीं करते हैं, इंटरवीन नहीं करते हैं। तो भारत इससे इसके अंदर नहीं जाएगा, न बूट्स लेके जाएगा, न कुछ और करेगा। वो कोशिश करता है कि एक न्यूट्रल रूट से चले, अपने इंटरेस्ट बरकरार रखते हुए। मैं बताऊंगा कि भारत के कितने इंटरेस्ट इसमें अभी नुकसान पहुंच सकता है भारत को। तो भारत को भी कुछ जल्दी कुछ इसके बारे में करने की जरूरत है। और मुझे पक्का यकीन है कि जो हमारे जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो इस समय बिल्कुल चौकन्नी होगी इस समय इस सिचुएशन को देख करके कि हमें अब क्या करना चाहिए ताकि हमारे इंटरेस्ट ना, अब तीनों में से यूएस, चाइना और रशिया में से सबसे बढ़िया पोजीशन में इंटरफेयर करने के लिए यूएस है। तो मैं समझता हूं कि आपके पहले सवाल का जवाब है कि चांसेस बहुत ही हाई हैं। लेकिन सर जिस तरह के हालात अंदर बने हुए हैं, अभी 44 के आसपास मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया इन जेंजी में, जिसमें कि महिलाओं की भी अच्छी खासी तादाद है। मुल्ला राज उनको नहीं चाहिए, वो साफ कर रहे हैं। खमैनी ने तो यहां तक कह दिया कि प्रदर्शनकारियों पर सीधे सीधे गोली चलाओ, वो खुदा के दुश्मन है। वो फिर इसको रिलीजियस एंगल पर ले जा रहा है। और तो 250 के आसपास लोग तो मर ही गए सर, अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से। इंटरनेट बंद है, बिजली गुल है वहां पर। तो जो हालात बने हुए, अगर ये सरेआम फायरिंग करते हैं, जो कर भी रहे हैं, फिर तो बहुत बड़ा बहाना मिल जाएगा ट्रंप को यहां पर एंटर करने में। मैंने तो बोला ना कि ये होने की पूरी पूरी संभावना है। खमैनी के पास और कोई चारा नहीं है, सिर्फ
खुदा को आह्वान करने के अलावा, तो इसलिए उन्होंने कर दिया कि एक खुदा के खिलाफ हैं, इसलिए आईआरजीसी जो उनकी सबसे स्पेशल फोर्स होती है, जो कि खाली खमैनी और बाकी जो गवर्नमेंट बड़े-बड़े जो लीडर्स होते हैं, उनके लिए बनाई गई हुई एक स्पेशल रेजिमेंट होती है आईआरजीसी, इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड। उसका जो ईरानियन रिपब्लिक गार्ड, उसका जो उसको खुली छूट देना मतलब और उनको बोला जाता है कि ये कसाई की तरह काम करते हैं। तो ये अब उसी तरह से जो वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। हालाँकि उसमें उनकी भी डेथ हो रही है क्योंकि ये प्रोटेस्टर्स इतने ज़्यादा तादाद में हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो कंट्रोल कर पाएँगे। और दूसरी जो वरी की चीज़ है कि ये एक बहुत, जैसे कि आपने बोला कि बहुत बढ़िया कारण हमने अमेरिका को दे दिया है। एक तो उनका इंटरनल रूल लॉ ऐसा बोलता है, दूसरा विश्व शांति की बात हो रही है। इन सब चीज़ों को मिला-मुलू के एक वो कारण बनाएगा अपने इसको ईरान के अंदर घुसने के लिए, और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा, वो चाइना, रशिया और इंडिया को होगा। और इसलिए हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि अगली जो रिजीम आए, अगर आती है, तो उसके साथ भारत के संबंध ठीक हों। राइट? अभी भारत का क्या-क्या आप दांव पर है। समझ क्या-क्या चीज़ दाँव पे है। चबहार पोर्ट भारत बना रहा था। अब उस चबहार पोर्ट में भारत ने करीबन काफ़ी कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। वो पैसा बेकार हो जाएगा, वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ इसी से लिंक थी, यहाँ से हम अफ़गानिस्तान के लिए सामान भेज रहे थे। अफ़गानिस्तान से अपने रिश्ते बढ़िया कर रहे थे, वो दाँव पे लग जाएगा। तीसरी चीज़, हमने नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाने की कोशिश की थी रशिया के साथ व्यापार के लिए, वो दाँव पे लग जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कितना क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू तो हम कर नहीं पा रहे थे, तो हमने चाबहार और ईरान को अपना एक बेस बनाया था। तेल तो वैसे ही कट गया था शुरू-शुरू में ही, तेल पे सैंक्शन लगा, हमने तेल वो करना बंद कर दिया। अभी-अभी हमने एक वेवर लिया था कि हम चबहार में काम कर सकते हैं, और उसके तहत फिर हम लोगों ने और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। लेकिन इस हालत में तो वो हाइफा वाला हाल हो जाएगा कि जो हमारा आईमेक कॉरिडोर रुका हुआ है, वो हाइफा की वजह से रुका हुआ है। जो हमास जहाँ पर है, वो पोर्ट तकरीबन उसके इन्फ्लुएंस में आता है। तो उसी तरह से यहाँ पर हमको प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है। ये तो बड़े-बड़े मुद्दे हुए। आखिरी नेक्स्ट जो छोटे-छोटे जो इश्यूज़ हैं, वो तो अपने आप में ही एक अलग वो है। तेल हो गया, फिर हमारा जो पर्शियन गल्फ के थ्रू ट्रैफ़िक है, वो सारा कुछ रुकेगा इन सब ऐसी अनस्टेबल सिचुएशन की वजह से। एक तरह से देखा जाए तो जो पहले बात चल रही थी, चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, क्रिक अलायंस जिसको बोलते हैं, ये वाली अलायंस भी टूट के बिखेर दी है ट्रंप ने। ट्रंप ने मतलब या तो उसने चाल चली या भगवान ने उसको ऐसा कुछ मौका दे दिया कि जिसकी वजह से वो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ पूरी दुनिया को ले जाने की तरफ बढ़ चुका है। और उसमें अगर ईरान गिर गया, तो आप समझ लीजिए रशिया की हालत देखिए। रशिया का एक तरह से कुछ ही दोस्त रह गए हैं, उसमें ईरान एक दोस्त था, उनसे उनसे वो ड्रोन्स भी लेता था। हालाँकि अब उन्होंने क्या किया है कि वो जो ईरान से ड्रोन्स लेते थे, वो अपने यहाँ ही बनाने लग गए। लेकिन फिर भी वो एक रास्ता था उनके लिए ट्रेड करने का, वो बंद हो गया। जहाँ तक अगर अमेरिका अंदर आ गया ईरान में, तो डायरेक्ट सेंट्रल एशिया के ऊपर एकदम अपना भाव जमा देगा वो। कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे के सारे जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, जिसके ऊपर अभी रशिया का प्रभाव है, वो सारा प्रभाव कम करने की कोशिश करेगा। और वहाँ से रिसोर्सेज़ तो आपको पता ही है, बिज़नेसमैन है ये, कोशिश करेगा इन सब के साथ मिल कर के एक और नई पाइपलाइन खोल देगा। वो पूरा का पूरा जो एनर्जी मार्केट पे है, अमेरिका कब्ज़ा, हाँ, क्योंकि वेस्ट एशिया उसके कब्जे में पहले से ही है। ईरान को कब्जा कर लिया, वेनेजुएला को कब्जा कर लिया, अफ्रीका में कुछ देश हैं जो नाइजीरिया बहुत बड़ा ऑयल का सप्लायर है, वहां पर भी वो हरकत कर देखिए बड़े बड़े पता नहीं किस तरह से उसको क्या बोलते हैं
ये सूझबूझ आई कि उसने तेल के ऊपर एक तरह से वर्चस्व बना लिया अपना। चाइना मार्जिनलाइज हो गया। चाइना के लिए ऑयल के रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। रशिया को वैसी सैंक्शन में डाला हुआ है। कैसे तेल को अपना वहां ले जाएंगे? वो फोर्स हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट का रेट पे खरीदने के लिए। भारत का भी वही हाल होगा। ये आखिरी जो भारत के ऊपर वो लगेगा कि भाई हमको इंटरनेशनल मार्केट से अगर हम तेल खरीदते हैं तो हमारा जो प्राइस है तेल का वो बढ़ जाएगा। घर के अंदर हमारे भी महंगाई बढ़ सकती है। तो हमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ना है अभी इस समय। सर, हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन वेनेजुएला में जो हरकत की अमेरिका ने, वो तो बड़ा आसान था। एक छोटा-सा कंट्री है सर, चींटी जैसा कंट्री है, जाकर तुम उठा बिल्कुल। कर ले आए उनके प्रेसिडेंट को और उसकी वाइफ को। लेकिन क्या ईरान पर हमला करना आसान होगा? ईरान तो बिल्कुल डिफरेंट है ना वेनेजुएला से, तो यहाँ पर तो ट्रंप को भी 100 बार सोचने के बाद ही हमला करने की प्लानिंग करनी पड़ेगी। वहां से तो एक खुमैनी को उठाकर नहीं ला सकते ना। देखिए, खुमैनी को उठाएगा नहीं, खुमैनी को भगवा देगा। ऐसी स्थिति पैदा करेगा वो। मैं बता रहा हूँ इस समय अमेरिका फिजिकल असॉल्ट मतलब बूट्स से लड़ाई नहीं लड़ेगा। वो हवाई हमले करेगा, वो वहां पे क्या बोलते हैं मिसाइल से हमला करेगा, वो वहां ड्रोन से हमला करेगा। इजराइल की उसमें मदद फुल मिलेगी, इंटेलिजेंस इजराइल की होगी। इनके देखिए उसने चुन चुन के सारे लीडर्स को मारा है। जरूरी नहीं खाली उठवाना। हम क्यों एक एक सिचुएशन को दूसरी सिचुएशन से क्यों कंपेयर कर देते हैं? उसे क्या मिलेगा उसको उठवा करके? वो ठोक देगा उसको। जब उसने उसके सभी मिलिट्री कमांडर्स को मार दिया है। इस समय एक मेजर जनरल साहब हैं जो उनके आर्मी चीफ हैं, उनका क्या हाल होगा बताइए? मेरे एक वहां पे हमारा हम थिंक टैंक में है, तो हमारे एक वो ईरान में भी एक प्रोफेसर थे, हमें कहीं मिले थे थर्ड थर्ड जगह पे, तो हमने उनको आज वो किया, व्हाट्सएप किया। कोई जवाब नहीं है, उनके पास व्हाट्सएप पहुंचा ही नहीं है। वहां इंटरनेट ही नहीं है सर, वहां मैं पर तो वही बिजली बोल नहीं। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर वो इंटरनेट बिजली वगैरह काट दी है, लेकिन सैटेलाइट को कौन काट सकता है? अमेरिका के पास पूरी सैटेलाइट कंट्रोल, वो पूरा ईरान को वाइट कर देगा एकदम। तो इस समय हमारे लिए जरूरी ये है कि हम दूर की सोचें, आगे की सोचें। और ये जो अमेरिका की जो डिजाइन है, जो अमेरिका का जो चल रहा है, स्ट्रैटेजी चल रही है, उसको किसी न किसी तरह से उसको उसके ऊपर एक अंकुश लगे और हम अपने इंटरेस्ट को बचा सकें। क्योंकि हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट जो है ईरान के साथ जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। पाकिस्तान जो है वो इस बहती गंगा में हाथ धो लेगा, क्योंकि पाकिस्तान और इस समय अमेरिका के जो थोड़े रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, उसने बेस तो पहले ही दे दिया है। वहां से अगर पाकिस्तान कोई भी चीज फ्री में तो देगा नहीं, अगर बेस देगा तो कुछ फायदा उठवाएगा। वो कोशिश करेगा कि अफगानिस्तान पर जोर पड़े, और अफगानिस्तान में हमने अभी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी। अब ईरान जाने के बाद अफगानिस्तान के ऊपर कितना प्रेशर पड़ेगा कि भाई आप अमेरिका के साथ हो जाइए और पाकिस्तान का ये जो चल रहा है आपके बॉर्डर पर, इसको रिजॉल्व करिए। आप देख रहे हैं पूरा मानचित्र कैसा बनते जा रहा है। तो अब इस मानचित्र में रशिया, ईरान, रशिया, चाइना और इंडिया, इनकी जगह कम होती हुई दिखती नजर आ रही है हमको। जो हमारा जो प्लान बनाया है, मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले से ही शुरू कर दिया था। उनके जो मिनिस्टर्स हैं, मेरे ख्याल से एक डेढ़ साल से ये प्लान चल रहा है कि हम इन सब के बावजूद किस तरह से अपनी इकोनॉमी को बरकरार रखें, अपने लोगों को सुरक्षित रखें। और उस दिशा में उन्होंने बहुत सारे कदम उठा लिए हैं इस समय। लेकिन सबसे जो जरूरी कदम है वो है अपनी फोर्स को ताकत देना, अपनी मिलिट्री को ताकत देना, जिसके लिए हमको ये जरूरी है कि अब हम खाली सुरक्षा की तरफ ध्यान न दें। एग्रेशन की तरफ भी देखना पड़ेगा ना। अब हमको प्रहार की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अब हमें प्रलय बनाना पड़ेगा। अब हमको इस तरह हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनानी पड़ेंगी। अब हमको अपनी जो कैपेसिटी है पावर प्रोजेक्शन की, उसको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई भी देश खाली सोचता है कि मैं अपने को बचा बचा के बच जाऊंगा, तो मैं बता रहा हूं दुनिया का कोई भी ऐसा डिफेंसिव सिस्टम नहीं है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ सकते हैं अगर आप किसी चीज को, तो आक्रमण से। जब तक आपके दुश्मन के अंदर आक्रमण वाली जो डर नहीं होगी, तब तक वो
कभी घबराएगा नहीं। उनको पता है कि भाई फलाना कंट्री का तो ये पॉलिसी नहीं है, प्रिंसिपल ही नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ी assumption ये कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं करेगा। मैं मानता हूं कि हमारी ताकत ऐसी है कि हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन हम अपने आप को ऐसा काबिल तो बना सकते हैं कि अगर कोई कुछ करे तो हम उसको आक्रामक तरीके से जवाब दें, न कि बैठ करके मतलब अपना सुरक्षा को और टाइट करके। नहीं, वो तो करना ही करना है, वो आपका फर्ज है, धर्म है। मुझे पाकिस्तान से बॉर्डर सील करना, सील करूंगा। मुझे बांग्लादेश को अगर सबक सिखाना तो उसको सिखाऊंगा बांग्लादेश को सबक। किस 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 तरीके से, किस मुंह से वो इस तरह से हिंदुओं को मार रहा है वहां पे। और कल आपने फॉरेन अफेयर्स की स्टेटमेंट सुनी है कि हम इस बात को विश्वास नहीं करते कि ये राइवलरी की वजह से हिंदुओं को मारा जा रहा है। अभी खाली एक सोची समझी वहां की चाल है, वहां के जो करंट रूलर्स हैं और जो करंट लोग जो हैं वो बांग्लादेश को चला रहे हैं, वो लोग सोचे समझे तरीके से माइनॉरिटीज के ऊपर, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे हिंदूज हो, चाहे जो भी हो, उन बुद्धिस्ट हो, उनके ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं। तो अब हमको ये नहीं सोचना है कि खाली स्ट्रेटेजिक पेशेंस ठीक है, हम भी किसी का अगर स्पेसिमेन बनाएंगे ना, अगर वो गलती कर रहा है तो फिर बाकी वाले भी वही देखेंगे, यार ये नहीं, इंडिया विल डू समथिंग ऑफेंसिव एज वेल। हम कुछ न कुछ प्रहार करने की क्षमता रखते हैं, विल पावर रखते हैं, यानी कि हमारे अंदर वो हिम्मत है, पॉलिटिकल लीडरशिप को हिम्मत है, मिलिट्री लीडरशिप तो है ही है। मिलिट्री लीडरशिप को तो सिर्फ बोलने की जरूरत है, वो आपने देखा होगा ना, उनको पकड़ के रखना पड़ता है। फौजियों को पकड़ के रखना पड़ता है कि यार रुक जाओ, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ है लड़ने का। नहीं तो हम तो हमेशा तैयार रहते हैं, हम तो हमेशा तैयार रहते हैं। अगर कोई हमारी तरफ आंख दिखाता है तो दोनों आंख फोड़ दो उसकी। ये हम लोगों का, मैं उस कंसेप्ट में विश्वास नहीं करता हूं कि बलिदान देना है। मैं बलिदान देने के बिल्कुल खिलाफ हूं, मैं बलिदान लेने के फेवर में हूं। तुम लोग दो ना बलिदान अपने देश पर, मैं तो तुमको ठोकूंगा, तुमको मारूंगा। तो ये एटीट्यूड हमारे अंदर डालना है, हमारे देश के अंदर डालना है, तभी जाकर के हम इस दुनिया में जो कि ओवर एंड ओवर आक्रामक होती जा रही है, वो क्यों नहीं लोग पुतिन के ऊपर हाथ डाल सकते हैं? इसी वजह से, क्योंकि वो एक ऑफेंसिवली खेल रहा है कि भाई डिफेंसिव होकर के बचा बचा के नहीं, वो ऑफेंसिव है। चाइना देखिए मुंह की खाएगा, क्योंकि चाइना जो है वो बिल्कुल ही डिफेंसिव है। 1979 के बाद जो, अनफॉर्चुनेटली दोनों की डेट सेम है, ईरानियन रेवोल्यूशन की और वियतनाम वॉर की लड़ाई की डेट सेम है। तब से लेके आज तक एक लड़ाई नहीं लड़ी है उसने। खाली अपना ताकत बढ़ाने से काम नहीं होता है, ताकत बढ़ाकर उसको इस्तेमाल करना वो बहुत जरूरी है। पर सर, अगर ईरान के खिलाफ कोई एक्शन लेता है यूएस, तो रशिया और चाइना बिल्कुल सामने नहीं आएंगे। रशिया क्योंकि यूक्रेन में उलझा हुआ है, या उसको यूएस ने उलझा कर रखा हुआ है। आपको लगता है कि फिर अलग थलग अकेले पड़ जाएगा ईरान? देखिए अभी तक तो रशिया और ईरान, चाइना ने कहीं भी इंटरफेयर नहीं किया। वेनेजुएला के लिए उन्होंने खाली स्टेटमेंट्स दिए हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। क्या सपोर्ट किया? रशिया ने जरूर अपनी सबमरीन वहां भेजी है और ये धमकी दी है अमेरिका कि आप अब हमारे टैंकर को हाथ लगा के देखें। और इतना मैं बताऊं कि पुतिन ने अगर ये बोल दिया है ना, तो अगली बार उन्होंने हाथ लगाया तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा हो जाएगा। और रशिया जो कर रहा है वो वहां का जो वो है, क्या बोलते हैं, जो इन्होंने किया वेनेजुएला का, वो यूक्रेन पे ठोक रहा है, वो पोलैंड पे भी ठोक रहा है, पोलैंड को भी ठोकेगा वो। यूक्रेन, पोलैंड, ये सारे लोगों पर वो ठोकने वाला है। वही मैंने कहा, जरूरी नहीं कि हम उधर ही मारे जहां वो मार रहा है, वो तो बेवकूफी हो गई। हमको भी अपना जो असर दिखाना है वहां दिखाएं जहां पर हमारे को तकलीफ हो रही है। हमें तकलीफ, डायरेक्ट तकलीफ हमें इसमें कहां पर हो रही है? हमें डायरेक्ट तकलीफ इस समय ईस्टर्न फ्रंट पे हो रही है, और हमको ईस्टर्न फ्रंट को सबक सिखाना है, ताकि वेस्टर्न फ्रंट भी समझ जाए कि यार जितना तुमको फोड़ा था ना, उससे डबल हमने उनको फोड़ा है। और अब हिम्मत करोगे, अब अगर हिमाकत करोगे तो पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। ये जब तक मैसेज नहीं जाएगा हमारे इलाके में, देखिए प्यार मोहब्बत से कुछ दूर तक काम हो सकता है, डिप्लोमेसी से कुछ दूर तक काम होता है। डिप्लोमेसी को, हमारी डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है,
लेकिन डिप्लोमेसी आपको लड़ाई नहीं लड़ा सकती, लड़ाई नहीं लड़ सकती आपके लिए। लड़ाई लड़ने के लिए तो आपको फौज चाहिए ना। इस समय जहां तक मुझे यकीन है और ऐसा लगता है, मेरा ये व्यू है कि इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पूरी तरह से अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग करने के फेवर में है। और हो सकता है हमारा बजट, जैसे अमेरिका का बजट बढ़ा है 1.5 ट्रिलियन, भारत का बजट भी उतना तो हम नहीं कर सकते, उतना पैसा ही नहीं है हमारे को बजट के लिए स्पेयर करने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ भी काफी तगड़ा जंप होगा डिफेंस बजट में। और ये जो जंप होगा सिर्फ अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए होगा, और ये न्यूज देने के लिए होगा कि अब हम अगली बार अटैक करेंगे, डिफेंड नहीं करेंगे। डिफेंड तो हम कर ही रहे हैं, डिफेंड तो हम 75 साल से कर रहे हैं, लेकिन अब डिफेंस के साथ अटैक भी होगा, और वहां होगा प्रोएक्टिवली होगा। अब वेट नहीं करेंगे तुम अटैक करोगे, जहां तुमने मौका दिया तुम्हारे ऊपर ऐसे वार होगा कि तुम। सर, हमारे आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दिया तो है ना कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में था वैसा नहीं होगा, इस बार तो पूरा का पूरा हिसाब किताब बराबर किया जाएगा। लेकिन जी सर, ये जो अब नाटो कंट्रीज और यूएस के बीच में जो रिफ्ट आ रहा है, जैसे इटली की प्राइम मिनिस्टर बयानबाजी कर रही हैं कि अब हमको रशिया से बात करनी चाहिए, तो एक सेनेटर है अमेरिका के, उन्होंने तो ये स्टेटमेंट दिया, बल्कि वीडियो बनाकर कहा है कि नाटो कंट्रीज और अमेरिका को लड़ाने का काम भी कर डाला है डोनाल्ड ट्रंप ने। बिल्कुल। देखिए, यही सब तो डिप्लोमेसी का काम ये होता है कि जहां आपको फॉल्ट लाइंस दिख रही हैं उनको और चौड़ा कर दो, ताकि अमेरिका उसमें उलझे, ताकि फिर अमेरिका ये सोचे कि भाई बाकी देश भी हैं यहाँ पे। तो इस समय पुतिन क्यों यूक्रेन और पोलैंड के ऊपर फोड़ रहा है? वो इसी दरार को बढ़ा रहा है। ग्रीनलैंड के ऊपर भी उसने स्टेटमेंट दी है। अब अगर ग्रीनलैंड इधर आता है, नेटो और यूरोप और अमेरिका के बीच में फासले पड़ने की काफी चांसेस हैं। हालांकि लोग बोलते हैं क्योंकि ये सारे वेस्ट वाले हैं अल्टीमेटली मिल जाएंगे, तो मिल जाए। अगर वो मिल जाते हैं तो भी ये इस तरफ जो हरकत हो रही है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो मिलेंगे तभी जब ये इस तरफ शांति रहे। अगर यहाँ शांति नहीं रही, इकोनॉमी उनकी बर्बाद हो जाएगी। मैं ये आपको लिख के दे रहा हूं। इस समय इकोनॉमी के लिए भारत के ऊपर तो आंख दिखाना आपको मतलब बहुत महंगा पड़ेगा, और ये ट्रंप को पता चल गया, इसलिए और बिलबिला रहा है वो कि दुनिया का एक अकेला ऐसा देश है जो खड़ा हुआ मेरे खिलाफ, और क्या बोलते हैं, मानने को तैयार नहीं है। सबको मना लिया उसने, यूरोप तक को भी बना, यू को भी बना लिया उसने। लेकिन वो बोलते हैं ना, भारत एक ऐसा देश है, हस्ती है कुछ हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, मिट गए जहान से मिस्र और यूनान और रोमा। तो ये जो कविता लिखी, शायरी लिखी है हमारे इकबाल जी ने, वो शायरी इंडिया पे बड़ी फिट बैठती है। पाकिस्तान तो देश है ही नहीं ना। पाकिस्तान तो एक आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया जमीन का टुकड़ा है जो भारत से अलग हुआ है। इस समय भारत को अगर कुछ करना है तो मेरे हिसाब से दो चीजें बहुत जरूरी हैं मिलिटरीली, अगर डिप्लोमेटिकली ठीक नहीं होती ये चीजें। सबसे पहला पीओके तो लीगली हमारा है, हम जैसे वो ग्रीनलैंड के लिए कर रहा है हम पीओके के लिए करेंगे। पीओके तो हमारा है, हम इसको ले रहे हैं, हमारी जायज क्लेम है इसके ऊपर। दुनिया क्या पूछेगी? बोले भाई हमारा है, हम कर रहे हैं इसके लिए। बांग्लादेश हिंदुओं को तंग कर रहा है, हम उनको ठोकेंगे, उनका इलाज करेंगे। चाइना से आप मेंटेन करिए, चाइना को बोलिए देखिए व्यापार अब आप हमारे पे ही डिपेंडेंट होंगे, आपका बाजार पूरा बंद हो रहा है। तो सबको हमको इस तरह से शेप करना होगा एनवायरनमेंट को, ताकि हम अपनी जो है प्रभुत्वता उसको जो है इम्प्रूव कर सके, अपना इन्फ्लुएंस इम्प्रूव कर सके। लेकिन सर, ये जो अगर मेलानी कह रही हैं कि बात करनी चाहिए हमको सीधे रशिया से, तो क्या उनको अब रशिया पर ज्यादा भरोसा होगा? क्योंकि अगर पहले ट्रंप और इटली की प्राइम मिनिस्टर के रिलेशन देखें तो उनकी फेवरेट हुआ करती थी, लेकिन अगर वही कह रही हैं कि रशिया से बात करनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि अब उनको रशिया पे ज्यादा भरोसा है, यूएस पे तो भरोसा रहा ही नहीं वेनेजुएला की हरकत के बाद। देखिए, खतरा जिसके ऊपर होता है ना, सबसे पहले समझता है खतरे की कीमत।
यूरोप के ऊपर खतरा है, अमेरिका तो बहुत दूर है। तो सबसे पहले बोलना कौन शुरू करेंगे? जिन्होंने एक्चुअली लड़ाई लड़ी है अपने देश में। पूरा यूरोप 200 साल तक लड़ता रहा है आपस में, वो दोबारा ऐसी हालत नहीं देखना चाहते हैं। यूरोप ने तो हथियार बनाने बंद कर दिए थे। अमेरिका है। जर्मनी जर्मनी ने हथियार बनाने बंद कर दिए थे, खाली एक्सपोर्ट के लिए बनाता था वो। जब यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई तो हेलमेट दिए थे उन्होंने खाली, उनके पास कुछ है ही नहीं, बोलते हम अपने हमारे को लड़ाई की जरूरत ही नहीं है। मुझे कई बार लोगों ने शेयर किया है जर्मनी में, मैं जब भी गया हूं, कि हमें वी डोंट रिक्वायर वेपन बिकॉज हमारी लड़ाई की जरूरत ही नहीं है। बॉर्डर हमारे से 400 किलोमीटर दूर है। अरे अब बताओ बॉर्डर कितना किलोमीटर दूर है? मिसाइल्स आ गई हैं, इतने बड़े बड़े वेपन है बॉर्डर की। ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया कि बॉर्डर 400 किलोमीटर दूर है। लेकिन अमेरिका और इनकी कंपैरिजन में सबसे ज्यादा हथियार किसके पास है, सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है? अमेरिका के पास है। यूरोप ने अपने आप को इतना डिपेंडेंट बना दिया था अमेरिका के ऊपर, इसीलिए हम बोलते हैं कभी भी किसी के पिछलागू मत बनो। बिल्कुल। भारत कम से कम अपने आप अपने दम पर खड़ा है आज जहां भी खड़ा है। ना रशिया की उसको उतनी जरूरत पड़ी है, ना अमेरिका को उसको उतनी जरूरत पड़ी है। हाँ, एक लंबी लड़ाई के लिए हमको और अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि लंबी लड़ाई में खर्च ज्यादा होगा, और अगर खर्च ज्यादा होगा तो उसके लिए पैसा चाहिए, बजट चाहिए, सामान चाहिए। सामान भी तो मिलना चाहिए। लड़ाई के दौरान आप देखेंगे जो आपके दुश्मन नहीं भी हैं, वो भी सामान देना बंद कर देते हैं। तो इसीलिए आत्मनिर्भरता की जरूरत है। आज ये बहुत पहले से सोचा है। मोदी जी क्यों मेक इन इंडिया कर रहे थे? वो इसी वजह से कर रहे थे कि भाई कल को अगर सारा जहान दुश्मन हो गया तो हमें भारत जो है अपने आप को सुरक्षित रख सके और दुश्मन के ऊपर वार कर सके, न कि उसका वार बचाए, बट उसके ऊपर डबल ट्रिपल जोर से वॉर कर सके। उसके लिए ये जो हमारी रणनीति है, आत्मनिर्भरता, ऑफेंसिव स्पिरिट, ऑफेंसिव वेपन डेवलपमेंट, ये सारी चीजें जो हैं, ये बिल्कुल सही। स्पेस में, एआई में, टेक्नोलॉजी में, सेमीकंडक्टर, हर जगह उन्होंने अपना एक, आज से नहीं 2-3 साल पहले से शुरू कर दिया है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन बनाई है। ये खाली ये अभी वेनेजुएला और क्या बोलते हैं ईरान की सिचुएशन के बाद नहीं, ये इन्होंने करीबन 5-6 साल से ये शुरू है। काश हमने ये 20 साल पहले सोचना शुरू किया होता, तो आज हम लोग बराबरी में खड़े होते इन लोगों के। देर आए दुरुस्त आए, हो सकता है 2047 तक हमारा कद ऐसा होगा कि लोग हमसे पूछें सर क्या करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, शुरुआत तो हुई है, लेकिन सर अगर ईरान के खिलाफ ये एक्शन होता है, तब तो बिल्कुल हमारे करीब ही हो जाएगा ना। अभी तो ये था कि वेनेजुएला में जो हुआ या फिर ग्रीनलैंड में होता तो वो अमेरिका के नेबरहुड में हो रहा है, लेकिन यहाँ तो अगर ईरान तक बात आती फिर तो इस इलाके में बहुत कुछ बदलाव आएगा। ईरान तो लगे हाथ मुझे लगता है कि कहीं पाकिस्तान को ना ठोक दे। नहीं, देखिए अभी ईरान का जो हालत होगा, ईरान की मिलिट्री कमजोर होती जा रही है। ईरान के पास जो जो उनके पास हथियार हैं, ड्रोन्स हैं खाली, एयरक्राफ्ट उनके बहुत पुराने हैं, नए एयरक्राफ्ट नहीं है उनके पास, जो स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत है। और देखेंगे आपकी चाइना और रशिया आकर के उनके लिए लड़ेंगे नहीं इस समय। रशिया की तो हालत नहीं है। चाइना जो है वो क्या बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो फिजिकली खुद आएगा। हाँ, उनको सामान जरूर दे देगा जैसे पाकिस्तान को दिया था, लेकिन आपको पता है एक रात ओवरनाइट सामान देने से काम नहीं चलता है। बिल्कुल। आपको सामान के ऊपर ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जो जो वो होती है ना कि एक हर चीज के पीछे एक इंसान का हाथ होता है। अगर आपका इंसान नहीं तैयार है ना, तो कोई टेक्नोलॉजी आपको काम नहीं देगी। इसीलिए भारत क्यों सक्सीड करता है? वो इसलिए सक्सीड करता है कि सब टूट जाए, सब बिखर जाए, हमारा सोल्जर, हमारा सिपाही खड़ा रहता है। 140 करोड़ बैठ के देखने नहीं वाले यहाँ पे। तो वो जब तक ये जज्बा नहीं आएगा आपके अंदर कि हमको कोई इस जहां से मिटा नहीं सकता, जब तक हमारा एक आदमी खड़ा है, तब तक कोई आपको कुछ कर नहीं सकता। वही होता है जहां लोग डर के मारे बिलों में छुप जाते हैं, लड़ाई करने से डरते हैं, उन्हीं के साथ ऐसा हाल होता है।
सर, हमारे पड़ोस में तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बंकरों में छिपे बैठे थे उनके प्रेसिडेंट भी और साथ में उनका जो मुल्ला मुनीर है। लेकिन एक स्टेटमेंट और दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, उनसे पूछा गया कि क्या वो वेनेजुएला की तरह, मदुरो की तरह पुतिन को भी उठाकर ला सकते हैं? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? इसकी ज़रूरत नहीं है। अमेरिका से डरता है पुतिन। वो यूरोप से नहीं डरता, किसी और से नहीं डरता, वो अमेरिका से डरता है। ये स्टेटमेंट जो दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इसको कैसे देखा जाए? ये बोलते हैं ना कि छोटा बच्चा है, फंस गया किसी सवाल में, तब उसने अपने अपने सवाल को डाइवर्ट करने की कोशिश करी है। अरे वो नहीं उठा सकता, उसको पता है सबसे पहले ट्रंप ठुक जाएगा। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके आपकी काबिलियत से बाहर हैं। 6000 न्यूक्लियर आर्सेनल है उसके पास। अमेरिका को पूरा मतलब सत्यानाश कर देगा। खुद तो वो तो पता है। देखो, जो जो पुतिन है वो एक सोल्जर है, केजीबी का एजेंट है वो। उसने लड़ाई लड़ी, अभी इस उम्र में भी वो 50 का लगता है। परसों नरसों फुल यूनिफॉर्म में आया है और उसने ये बोला है, बस हो गई बस। अब ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा, अब ये लड़ाई होगी यूक्रेन के खिलाफ। और उसने उसकी मैसेज भी दी उसको। तो ये ट्रंप को भी पता है, इसलिए उसने ये गोलमोल आपको जवाब दे दिया कि ट्रंप क्या बोलते हैं, वो अमेरिका से डरता है। अगर कोई आपसे डरता है, मतलब मदुरो मदुरो अमेरिका से नहीं डरता था, इसलिए उठा लिया उसको। अब आप उस तरह से सोचिए, अगर उन्होंने बोला कि पुतिन को उठाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो अमेरिका से डरता है, तो मतलब ये था कि मदुरो अमेरिका से नहीं डरता था। देखिए, ये एक बचकानी वो है, रीजनिंग है। उसको भी पता है कि वो काम जो नहीं हो सकता, वो सवाल, इनफैक्ट वो सवाल पूछने जिसने पूछा होगा उसको शायद पर्दे के पीछे पता नहीं क्या क्या झाड़ मिली हो, वो तो हमें नहीं पता है। बट उस जर्नलिस्ट का बेचारे का बहुत बुरा हाल हुआ होगा कि ऐसा सवाल तूने पूछा क्यों। दे आर पियर्स। मिलिट्री पावर में दोनों नियर पियर है। नियर पियर का मतलब होता है कि तकरीबन एक जैसे हैं मिलिट्री पावर में। रशिया और उनमें क्या बोलते हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। जहां तक क्या बोलते हैं ईरान वगैरह का सवाल है, उठाए क्यों उसको भाई, वो मार देगा उसको। ईरान का होगा कि वो क्यों लोग रशिया में जाके भाग के जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रशिया में वो सेफ है। और इसीलिए हो सकता है सर कि खमैनी भी, जब हमारा बात कर रहे हैं, क्या पता खमैनी भी इस वक्त रशिया में ही कहीं बैठा हो। पॉसिबल है, या तो रशिया में बैठा होगा या चाइना में बैठा होगा, दोनों में से किसी एक जगह पे बैठा होगा। इतना जरूर मदद ये दोनों कर देंगे। देखिए, रशिया ने जो सीरिया, असद उसका इतना घनिष्ठ मित्र था, वहां भी इंटरफियर नहीं किया उसने, बल्कि अपना बेस उठा के वो दूसरी जगह ले गया। अब जो नई रिजीम आई वो बोल रही कि आप आ जाइए हमारे पास, HAS की। वो बोल रही है नया जो रूलर क्या बोलते हैं, जो टेररिस्ट था कुछ दिनों तक, वो आ रही है। आखिरी बात मैं इतना कहूंगा कि रेडिकल इस्लाम का पतन शुरू हो गया है। 1979 में ईरान ने उसकी शुरुआत की थी और ईरान ही उसकी खात्मे का आगाज कर रहा है। देखिए, इसमें कौन कौन जाएंगे, पहले पाकिस्तान जाएगा, बांग्लादेश जाएगा और तीसरा जो ईरान के बगल में वो भी जाएगा। एक जब हद पार हो जाती है, जब चारों तरफ से सब कुछ बिखरने लगता है किसी देश का, तब ये हालत होती है। और उसमें आग और भाग में घी देने वाले तो बहुत हैं हमारे चारों तरफ। बिल्कुल। चलिए देखते हैं सर कि क्या कुछ आगे अगले 24 घंटों में होता है। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं ट्रंप ने मन बना लिया है कि ईरान पर किसी ना किसी तरह से सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगे, एयर स्ट्राइक्स होंगे। लेकिन क्या कुछ और होता है आने वाले 24 घंटों में, इस पर तो सबकी नजर रहेगी। लेकिन आपने सर समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बड़ी ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद।